हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है भारत का संविधान। हम भारत के संविधान के जो चैप्टर की आज बात करने जा रहे हैं वह है भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों, हमारा जो पैटर्न होगा आज के इस वीडियो में वो सबसे पहले होगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, सबसे पहले हम उनको देखेंगे, जिससे हमको ये आइडिया हो जाए कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये क्वेश्चन हम देखेंगे जो मेंस में आए हुए हैं, मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्री के, हम उन दोनों को देखेंगे। इससे हमको ये आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं प्रीएम्बल के बेस्ड वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि फैक्ट्स जो वन लाइनर कह लीजिए वो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वन डे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कई बार कई ऑप्शंस बना के पूछे जाते हैं, 2-3 ऑप्शन एक साथ दे दिए जाते हैं और करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए दिया जाता है। तो इन सारे फैक्ट्स को भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम पूरे संविधान की एनालिसिस करेंगे। हम पूरे संविधान की एनालिसिस करेंगे, जो भी वर्ड इसमें यूज हुए हैं उन हर एक वर्ड को हम बहुत ही डिटेल वे में देखेंगे। हर एक वर्ड को हम बहुत ही डिटेल वे में देखेंगे और हम जानेंगे कि किस शब्द का क्या अर्थ है और उसका मतलब क्या है संविधान में, और किस तरीके से वो हमारे संविधान पर प्रभाव डालता है, किस तरीके से हमारे संविधान पर वो प्रभाव डालता है। इन सभी बातों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही डिटेल से पता चल जाए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हमें भी लगेगा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बिना किसी कोचिंग माध्यम के एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाली एक तैयारी दी जाए, जिससे वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, उसमें उन्हें सफलता मिल रही है। तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, बात करें हम सबसे पहले, अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है। हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यह जानना होगा आखिर कि संविधान क्या होता है। सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि संविधान क्या है। ठीक है, और इसको जानने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमको पता हो कि संविधान क्या है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी हमको समझ में आएगा कि प्रस्तावना की उपयोगिता आखिर क्या है। तभी हमको समझ में आएगा कि प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि संविधान क्या होता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान एक आदर्श मूल्य युक्त दस्तावेज है। क्या है संविधान? संविधान की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो यह एक आदर्शात्मक आप साथ साथ में रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मूल्य युक्त दस्तावेज होता है। ठीक है, और इसे नागरिक स्वेच्छा से स्वीकार करता है। नागरिक, आप इसको नागरिक के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, नागरिक इसको स्वेच्छा से स्वीकार करता है। स्वेच्छा से स्वीकार करता है। ठीक है, और दस्तावेज, मूल्ययुक्त दस्तावेज मतलब इसमें नियम व कानून होते हैं। इसमें नियम व कानून होते हैं, जिसके अनुसार वहाँ के लोगों को, वहाँ की राज्य को, वहाँ की जनता को इस तरीके से आगे बढ़ना होता है कि ये नियम व कानून फॉलो होते रहें, किसी तरह की अराजकता की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। साथ ही जो विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं, इनके बीच में एक समन्वय बना रहे, इनके उत्तरदायित्व क्लियर रहें। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका,
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में क्या रहे, समन्वय रहे और इनके अधिकार क्षेत्र क्लियर रहें। अधिकार क्षेत्र या उत्तरदायित्व कह लीजिए आप, या उत्तरदायित्व कह लीजिए, ये बिल्कुल क्लियर रहें। ठीक है, तो इस तरीके से ये संविधान हमारा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे कि क्या संविधान हमारा आज़ादी के बाद ही आया, क्या आज़ादी के बाद ही हमको संविधान मिला, तो ऐसा नहीं है। हम अगर एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं तो चाहे वो हमारा मौर्य काल रहा हो, जहाँ पे अशोक ने धम्म की नीति दी थी, वो धम्म की नीति भी क्या थी, एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो थे, रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो थे वो, चाहे जो, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो संविधान होता है। बट उसको प्रेजेंट सिनारियो में किस तरीके से लिया जाता है, इन सभी चीज़ों को कि जैसे जैसे समय बदलता गया, लोगों की आकांक्षाएं बदलती गई, उस रूप में कैसे लाया जाए, इन्हीं सब चीज़ों को संविधान में यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से विधि का शासन स्थापित हो, किस प्रकार से विधि का शासन हो, किस प्रकार से लोकतंत्र का संचालन हो, किस प्रकार से लोकतंत्र का संचालन हो, समता, बंधुता और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, और साथ ही साथ जो हमारे सिविक पॉलिटिकल कल्चर है वह डेवलप हो सके, सिविक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो सके। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमको संविधान की आवश्यकता होती है। तो ये तो हमारा बेसिक चीज़ हो गई संविधान के विषय में कि आखिर संविधान क्या होता है। ठीक, अब हम आइए देखते हैं कि एग्जाम में जो प्रस्तावना से रिलेटेड, प्रियम्बल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए, पहले हम उनको देखते हैं, जिससे हमको ये आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जहाँ पे पहला एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, क्वेश्चन जो हमारा है, इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, यहाँ पर आपको प्रियम्बल की प्रस्तावना की सिग्निफिकेंस को बताना है। ठीक है, और यहाँ पर इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से हमको इज इट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी हमको बताना होगा। तो ये भारत के संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, इसका मूल्यांकन करिए और संविधान का हिस्सा है इसकी पुष्टि करें। तो इसके बारे में अब देखिए, हमको सबसे पहले तो क्या जानना होगा, प्रस्तावना के हर एक फीचर को हमको जानना होगा कि नहीं, प्रस्तावना के हर एक फीचर को हमको जानना होगा, क्या इसकी विशेषताएं, तभी तो हम इसको बता सकते हैं। प्रस्तावना की उपयोगिता को हमको जानना होगा कि प्रस्तावना की आखिर उपयोगिता क्या है, प्रस्तावना क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, आखिर क्यों हम जान गए तो उसका मतलब सिग्निफिकेंस हम जान गए। और अगर यह भारत के संविधान का हिस्सा है, इस तरीके से प्रश्न आ रहा है, तो इसका मतलब इस पे कोई विवाद भी हो सकता है, हो रहा हो, कोई डाउट रहा हो और इस पे कुछ निर्णय हुए हो, किसी ने कुछ अपना मत दिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, चाहे सरकार ने दिया हो, चाहे संविधान सभा ने दिया हो, इनके अपने अपने कुछ मत रहे होंगे। इन सभी बातों को हमको जानना होगा। इन सभी बातों को जानने के बाद ही हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे हमको इंट्रो में पहले संविधान के विषय में कुछ बताया हमने, और प्रस्तावना के विषय में, प्रियम्बल के विषय में हमने कुछ बताया। उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, प्रियम्बल्स के फीचर्स को लेते हुए हम इसकी इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं मेन बॉडी में। और साथ ही अगर हम बात करें कि संविधान का हिस्सा किस लिए है, तो उससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, जो डिसीजंस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, चाहे वो किसी के हों, चाहे किसी के मत हों, उसको हम बता सकते हैं। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ये कई वर्ड लिखे हुए हैं। अब इसके लिए हमको अच्छे तरीके से जानना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। जब तक हमको ये नहीं पता हो तब तक हम इस ऑप्शन को नहीं सही कर सकते हैं। ठीक, which statement is not correct in the case of sovereign India? India is not independent on any country. India is not a colony of any other country.
इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, इंडिया इज ओब्लाइज टू ओबे द यूएन इन इंटरनेशनल अफेयर या इंटरनल अफेयर्स। तो देखिए, इसके लिए हमको सॉवरिन को पूरी तरह से समझना होगा कि आखिर सॉवरिन का मतलब क्या होता है, तभी हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनको धीरे धीरे करके देखेंगे। देखिए, हम आगे चलकर अभी देखेंगे कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, तो उसके सिग्निफिकेंस को यहाँ पर डिस्कस करना है। Discussed each adjective attached to the word republic in the preamble, are they defendable in the present circumstances। तो देखिए, अब यहाँ पर हमको रिपब्लिक और प्रियम्बल, इन दोनों के बारे में, प्रियम्बल में रिपब्लिक की क्या उपयोगिता है, रिपब्लिक का क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, इन सभी चीज़ों को हमको जानना होगा। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम अभी जब हम पूरा एक बार डिस्कस कर लेंगे, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, उनको हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। क्योंकि पहले हमको ये आइडिया लेना था कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसको हमने देख लिया है। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, और हम जानेंगे कि आखिर प्रस्तावना क्या होता है, क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और आखिर इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसकी नीड क्या है, ठीक है, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं हम दोस्तों, जैसा कि हमने बात की अभी, सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान में प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। प्रस्तावना, प्रियम्बल की जरूरत क्या है, नीड क्या है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जैसे बात करते हैं, हमने अभी संविधान के विषय में बात किया स्टार्टिंग में थोड़ा सा, ठीक। तो हमने देखा कि संविधान जो होता है वो आदर्शात्मक होता है, मूल्य युक्त होता है, ठीक है। और सरकार के जो अंग हैं उनका सीमांकन एक तरह से होता है, अंगों के बीच में सीमांकन का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है, ठीक है। और एक प्रकार का गारंटी दस्तावेज ये होता है, ठीक। और इसमें कई सारी चुनौतियां भी हमको देखने को मिलती हैं, क्योंकि देखिए, जो संविधान हमारा है, जिस तरीके से पूरे विश्व में डेवलप हुआ है, यह दो रूपों में डेवलप हुआ है। एक है हमारा उदारवादी, लिबरल उदारवादी संवैधानिक व्यवस्था, और दूसरा है हमारा समाजवादी, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो तरीके के संविधान देखने को हमें विश्व में मिलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, तो जैसे हमारा जो उदारवादी है, यह उदारवादी जो हमारा है, यह एक तरह से पाश्चात्य है, जो यूरोप हो गया, हमारा यूएसए हो गया, यूके हो गया, इन सभी देशों में ये हमें देखने को मिलता है। जबकि समाजवादी जो होता है, उसमें अगर हम कहें तो ये यूएसएसआर, क्यूबा, इन सभी देशों में देखने को हमको मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे उदारवादी के, तो इसमें राज्य का हस्तक्षेप, उदारवादी की अगर हम बात करते हैं, अगर जैसे हम उदारवादी की बात करते हैं, तो इसमें राज्य का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसमें राज्य का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं समाजवादी की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, राज्य का हस्तक्षेप रहता है। राज्य का हस्तक्षेप इसमें रहता है। और इसमें उदारवादी में क्या रहता है कि ज़्यादातर जो कानून होते हैं वो बहुत ही कठोर नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा समाजवादी में नहीं रहता है, ठीक है। और इसमें सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है, सभी के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है, जबकि यहाँ पर राज्य ही ज़्यादातर निर्णय लेता है और जो लोग होते हैं उनकी अधिकार क्षेत्रता या उनके निर्णय की क्षमता सीमित होती है। तो जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो दोनों तरह के संविधान विश्व में देखने को मिल रहे थे। तो हमारे सामने एक प्रश्न था, हमारे सामने
एक प्रश्न था कि हम किस तरीके का संविधान निर्माण करें। यह एक हमारे सामने प्रश्न था और इस प्रश्न को हमें हल करना जरूरी था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारा प्रियम्बल है, उसका निर्माण किस तरीके से हुआ। तो दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वह यूनाइटेड स्टेट्स से प्रेरित है, वह यूनाइटेड स्टेट्स से प्रेरित है। पंडित नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम जाते हैं इसके हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले तो एक संविधान के निर्माण की बात की थी 1935 में बात की गई थी। और यह बात की गई थी, तो संविधान निर्माण की सबसे पहले बात तो की गई 1935 में बात की गई थी और इसको सबसे पहले बात की गई थी एमएन रॉय के द्वारा, एमएन रॉय के द्वारा इसकी बात की गई थी और ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे। जिसके बाद में 1938 में कांग्रेस ने इसकी बात की, कांग्रेस ने एक संविधान सभा के निर्माण की बात की जो संविधान का निर्माण करेगा। ठीक है, फिर फाइनली 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था तो अंग्रेजों ने एक अगस्त ऑफर दिया और उसके बाद में 1942 में जब क्रिप्स कमीशन आया तो उसने भी यही चीज़ें दोहराई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने चाहिए, फिर आपका संविधान सभा का एक निर्माण होगा जो आपके संविधान का निर्माण कर सकती है। ठीक, और फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया और इसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हमारा 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। उसके बाद उसमें सदस्यों का चुनाव वगैरह हुआ जिसमें स्टार्टिंग में 389 मेंबर हुआ करते थे, विभाजन से पहले 389 मेंबर हुआ करते थे, इसमें से 296 का चुनाव होना था और 93 जो आने थे वो देसी रियासतों से आने थे, ये देसी रियासत से आने वाले थे। ठीक है, उसके बाद ये जो 296 का इलेक्शन हुआ इसमें 208 मेंबर कांग्रेस के जीते थे, 208 मेंबर कांग्रेस के जीते थे और 73 मेंबर मुस्लिम लीग के थे। ठीक, और अन्य जो थे वो थे 15। तो इस तरीके से संविधान सभा का निर्माण हो गया और उसके बाद में फाइनली 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है संविधान सभा की। ठीक, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्होंने पहले कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और फाइनली 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का और 13 दिसंबर को यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जो हमारा आगे चलकर प्रस्तावना में डेवलप हो गया। देखिए, जब संविधान सभा बनाई गई तो इसके समक्ष चुनौती थी कि हम किस तरीके का संविधान बनाएं, क्योंकि हमें उस समय जो हमारी आकांक्षाएं थी, हम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना था और साथ ही साथ जैसे कि पहले नेहरू रिपोर्ट के समय में जब अंग्रेज़ों ने चुनौती दी थी कि आप अपना एक संविधान बनाइए, उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट आई थी, गतिरोध था, उसको भी दूर करना था कि लोगों में गतिरोध ना रहे। और चूंकि देखिए अब यहाँ पर कांग्रेस के मेंबर ज़्यादा थे तो इस तरीके की बातें भी हो सकती थी कि सिर्फ कांग्रेस की ही बात चल रही है और कांग्रेस पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और आज भी इस तरह की आलोचना होती है। तो इस तरीके की सारी बातें थी। तो संविधान हमारा किस तरीके का हो, हमारे संविधान में क्या फीचर हों, वो सारी बातों को हमको प्रस्तावना में ले आना था, मतलब किस तरीके से हमको डेवलप करना है संविधान, ये सारी चीज़ें हमको बतानी थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा? श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद में उद्देशिका प्रस्ताव जब लाया गया उसमें बताया गया कि हम किस तरीके का संविधान चाहते हैं। ठीक है, और फाइनली जब हमारा संविधान निर्माण हो गया तो
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया। आप ध्यान रखिएगा, ये डेट 26 जनवरी 1950 को लागू करने वाला है। ठीक है, इसको लागू करने का रीज़न भी क्या था कि हमने जब हमारा अधिवेशन हुआ था 1930 में, तो हमने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो उस दिन को याद रखने के लिए हमने इस दिन से लागू किया। लेकिन संविधान सभा द्वारा इसको 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रस्तावना को कह सकते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना हमारे संविधान का एक तरह से दर्शन है और एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। क्या है? एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। ठीक, और एक तरह से सार रूप में हमारे संविधान को प्रस्तुत करती है। जैसे आप बुक पढ़ते हैं ना, तो बुक में स्टार्टिंग में प्रीफेस वगैरह लिखे रहते हैं कि जिसको अगर आप कोई पढ़ता नहीं है, बुक में एक पैराग्राफ स्टार्टिंग में लिखा रहता है और अगर आप उसको पढ़े तो पूरे बुक के बारे में आप जान जाएंगे कि पूरे बुक में क्या दिया होगा। तो सेम उसी तरीके से प्रस्तावना है। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ लिया तो आप पूरे संविधान को जान जाएंगे, पूरी बुक में जान जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो सेम उसी तरह से प्रस्तावना भी है। ठीक है, और दर्शन किस तरीके से है? आप देखिए, अगर हम बात करें दर्शन किस तरीके से है, तो अगर आप भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, इस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी भौगोलिक स्थिति, उसके बाद में हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारे नागरिकों की आकांक्षाएं, नागरिकों की आकांक्षाएं, और लोकतांत्रिक पद्धति, लोकतांत्रिक पद्धति, इन सभी चीजों को, साथ ही आर्थिक व्यवस्था। इन भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, नागरिक की आकांक्षाओं को ध्यान में रखना, लोकतांत्रिक पद्धति, आर्थिक व्यवस्था, इन सभी को समाहित करने का प्रयास किया गया और ये बताया गया कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा। और किसके द्वारा बताया गया? यह सब बताया गया प्रस्तावना के द्वारा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना की क्या आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यही है, व्हाट डज द प्रीएम्बल एक्चुअली मीन। तो इसका आंसर अब हमारे पास में है ना, व्हाट डज प्रीएम्बल एक्चुअली मीन। तो प्रीएम्बल एक्चुअली में क्या है? हमारा एक सार है, सार तत्व है, एक दर्शन है, एक दर्शन है, फिलॉसफी है। ठीक है, एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। किसकी? हमारे संविधान की। देखिए, अब इतनी सारी बातें तो हमने कर ली, अब हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, अब हमको देखना होगा कि हमारा आखिर प्रीएम्बल कहता क्या है, हमारे प्रीएम्बल में है क्या, कैसे इन सब चीज़ों को ये बताता है। तो आइए देखते हैं उनको भी। देखिए, ये हमारा संविधान का प्रस्तावना है या उद्देशिका, जो भी कहना चाहिए, प्रीएम्बल, उद्देशिका, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitutional Assembly in the 26th day of November 1949 to humbly adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये हिंदी में अगर देखें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विकास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्तियों में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर
अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। तो देखिए, इसी में संविधान में से, इसी प्रस्तावना में से हमको सारी बातें मिल जाती हैं कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं इसको। देखिए, हमने अभी क्या बात की शुरुआत में ही, प्रस्तावना की विषय वस्तु की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने क्या बात किया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यही बात की ना हमने। मतलब सोर्स कौन है संविधान का, हम हैं, भारत की जनता है, भारत की जनता है। और उसके बाद में हमने क्या किया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, इस तरीके का हम भारत बनाना चाहते हैं। मतलब ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक हम भारत के संविधान में डालना चाहते हैं। इन सभी का मतलब अभी हम आगे चलकर पूरे एनालिसिस करेंगे कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं, क्या इनका अर्थ है, क्या इनके लिए चुनौतियां हैं, इन सभी को आगे हम देखेंगे। तो ये हमारे पांचों मेन कीवर्ड हो गए, जैसा हमारा संविधान होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर डेट भी मेंशन कर रखा है, 26 नवंबर 1949, किस दिन हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि किस सीक्वेंस में ये हैं पांचों। ठीक है, इस सीक्वेंस को पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है, क्या डेट लिखी हुई है। कई बार आप देखिए 26 जनवरी 1950 से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पर किस तरीके की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, और इन सभी को भारत के संविधान के अलग अलग पार्ट्स में देखिए, पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, तो इसको अलग अलग आर्टिकल्स में दिया गया है। अलग अलग आर्टिकल्स के द्वारा भारत की जनता को इसको देने का प्रयास किया गया है। न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, नीति निर्देशक तत्वों में इसके बारे में बात की गई, समाजवादी के बारे में नीति निर्देशक तत्व में बात की गई है, गणराज्य, लोकतांत्रिक, हर एक शब्द का एक प्रॉपर मीनिंग है जिसको हम अभी आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, ठीक, तो देखिए अभी यहाँ पर हमने यही बातें की थी। प्रस्तावना एक संविधान का परिचयात्मक विवरण है जो आदर्शों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो दस्तावेज के मार्गदर्शक सिद्धांतों को बताता है। यह किसी पुस्तक की प्रस्तावना या आमुख की तरह है। एक परिचय के रूप में यह मूल पाठ का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह उन आदर्शों तथा लक्ष्यों की व्याख्या करता है जो लिखे गए हैं। तो ऐसे ही मामलों की प्रस्तावना का भी जो भारतीय संविधान के लिए एक परिचय का कार्य करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना उन मूलभूत मूल्यों और दर्शन को दर्शाती है जिन पर संविधान आधारित है तथा भारत की जनता को राज्य की सरकार से जोड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके बारे में देख सकते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन lays down the goal, values and objective of the constitution, sets the philosophical agenda of the constitution, a guiding light in the event of interpretational discord. The inspiration for the Indian preamble was the American one. ठीक है, ये सारी बातें हमने देख ली थी, इसके बारे में आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे कुछ शब्द हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हमारे संविधान, स्रोत क्या हो गया, हमारा संविधान का सोर्स क्या है, हम है, हमारा भारत की जनता है। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, हमारे संविधान का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक मतलब संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक, इससे देखिए संविधान से हम के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि भारत देश की
विदेश नीति क्या होगी, हम किन चीज़ों को फॉलो करेंगे, हमारे देश में क्या मूल्य हैं, इन सभी चीज़ों को हम जान सकते हैं। इसलिए संविधान का निर्माण एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी, और उससे भी कठिन था एक प्रियम्बल देना, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने दिया, क्योंकि इसी के द्वारा हमको ये इस्टेब्लिश करना था कि हम आखिर किस वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहला कदम हमारा क्या होगा। ठीक है, देखिए प्रस्तावना के महत्व की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो प्रस्तावना संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के सामान्य उद्देश्य को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के दिमाग को उजागर करने की कुंजी है। मतलब हमारे जो संविधान निर्माण समिति थी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, वो किस तरीके का देश, साथ ही जब भी कोई समस्या आती है, किसी कानून की व्याख्या करने की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह इसका सहारा लेता है। संविधान, सुप्रीम कोर्ट के पास कानूनों की व्याख्या और समीक्षा करने के लिए प्रस्तावना की सहायता कई बार ली गई है, क्योंकि इसी के द्वारा देखा जाता है जो इसके नेचर हैं, जो पांचों नेचर हैं, और जो जस्टिस की बात की गई है, जो लिबर्टी की बात की गई है, इसके सहारे संविधान को इंटरप्रेट करने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से संविधान की प्रस्तावना को हम एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा हमको संविधान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक तरह से ये मूल्ययुक्त दस्तावेज, दिशा निर्देश है। ठीक है, दिशा निर्देश, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कई सारे शब्द इसको दिए जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर दो फिगर दिए गए हैं, ओरिजिनल एंड इंक्लूडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो देखिए यहाँ हमारे पहले जो सोशलिस्ट और सेकुलर, ये जो दोनों शब्द थे, ये पहले हमारे संविधान में नहीं थे। हालांकि इनके मूल्य तो हमारे संविधान में मौजूद थे, बट ये वर्ड यहाँ पे नहीं थे। इनको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इनको संविधान में जोड़ा गया, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे दो नए वर्ड, पहले 3 थे फिर 5 हो गए। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से 2 वर्ड इसमें प्रारंभ में नहीं थे, ओरिजिनली नहीं थे। ठीक है, या किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है इसको। ठीक है, या अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या था इनको जोड़ने का। तो सिग्निफिकेंस में आप सोशलिस्ट और सेकुलर की मीनिंग को पूरा बताएंगे, क्या इसका अर्थ है, वो सारी चीज़ों को हम अभी आगे देखेंगे, तो आप उसके द्वारा पूरा सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। अब देखिए, हमने अभी क्या बात की, प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं। यह संवैधानिक प्राधिकरण का स्रोत है, राज्य की प्रकृति बताता है, संविधान के उद्देश्य बताता है और अंगीकृत होने की तारीख बताता है। ठीक है, हमने ये सारी बातें अभी देखी थी। देखिए, सत्ता का स्रोत हमने क्या बात की है, जनता होती है, सत्ता का स्रोत जनता है। ठीक, सत्ता का स्वरूप क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, न्याय प्रोवाइड करना, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये हमारे सत्ता के उद्देश्य हो सकते हैं। तो प्रस्तावना के द्वारा हमको क्या मिल जा रहा है, स्रोत क्या है हमारा, स्रोत, सोर्स, स्वरूप और उद्देश्य। देखिए, ये सारी चीजें ना इतने पे भी खत्म की जा सकती थी। नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में क्या किया जाता है, इतना ही बता दिया जाता है, एक प्रियम्बल 4 लाइन का पढ़ा दिया गया और ये बता दिया गया कि हाँ ये प्रियम्बल है, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन उससे नहीं होंगे। प्रियम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने प्रियम्बल समझ लिया तो आपने पूरा संविधान समझ लिया, आपने पूरा संविधान का सार समझ लिया, कौन सा आर्टिकल किस लिए बनाया गया है उसको आप समझ सकते हैं, आप हमारे देश की विदेश नीति को समझ सकते हैं। उन सभी चीज़ों के लिए आपको प्रस्तावना के हर एक वर्ड को बहुत ही डिटेल में समझना होगा। ठीक है, हमारी जो संविधान की खूबसूरती है वो प्रस्तावना में ही छिपी हुई है, इसलिए हमको इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। इसलिए सिर्फ 5 मिनट में आप कई वीडियोस भी देखते होंगे, कई कोचिंग क्लासेस में भी 5 से 10 मिनट से ज़्यादा में प्रस्तावना खत्म कर दिया जाता है और डायरेक्ट आर्टिकल्स पे आ जाते हैं, लेकिन उससे कहीं इंपॉर्टेंट प्रस्तावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेचर की हम बात कर रहे थे, अभी नेचर की हम बात कर रहे थे, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, हालांकि यहाँ पे पंथ निरपेक्ष आएगा वर्ड, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, भारत को निम्न रूप में घोषित किया कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये राज्य की प्रकृति है, नेचर ऑफ स्टेट है यहाँ पर। ठीक है, हमारे देश की प्रकृति यही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं
एनालिसिस थोड़ा, हमने अभी तक क्या देखा देखिए, अब हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं। हमने अभी तक सारी बातों को देख लिया। क्या क्या हमने देख लिया? हमने देखा कि संविधान क्या होता है, हमने देखा संविधान क्या है, ये हमने देख लिया। उसके बाद में हमने देखा संविधान क्या है के बाद हमने देखा जो फैक्ट्स थे इससे जुड़े हुए, किस तरीके से संविधान सभा का निर्माण हुआ है, ठीक। उसके बाद प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना क्या है, की फीचर्स क्या हैं, ये क्या है, इनके बारे में हमने देख लिया। वर्ड्स क्या क्या एसोसिएटेड हैं, इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया है। अब देखिए हमको देखना है कि आखिर जो संविधान में जो नेचर बताया गया है, जो उद्देश्य बताया गया है, जो नेचर और उद्देश्य बताए गए हैं उनको हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, समानता, समानता, गरिमा, एकता, अखंडता, इनके मीनिंग क्या है, इनका एक्चुअल में, इनकी हम डिटेल एनालिसिस अब करेंगे, ठीक है। इनका मीनिंग का हम डिटेल एनालिसिस अब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आखिर सोवरिन का मीनिंग क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, ठीक है। संप्रभुता का क्या अर्थ है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर संप्रभुता क्या होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम जैसे बात करते हैं तो संप्रभुता की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज कि भाई हमारा कोई और मालिक नहीं है, भारत का कोई और मालिक नहीं है, हम अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके के स्वतंत्र हैं, ठीक है। भारत कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके के स्वतंत्र है, ठीक है। कोई मालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, सबसे मेन चीज तो यही हो जाती है, ठीक है। कंप्लीट सॉवरेनिटी हमारी है, ठीक। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम किसी संगठन, जैसे हम कई मेंबर G20 के मेंबर बन गए, यूएनओ के मेंबर बन गए, ठीक है, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के अगर हम मेंबर बनते हैं तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम अपनी संप्रभुता को खो रहे हैं। हम अभी भी अपने डिसीजन में फिक्स हैं, हम अपने डिसीजन उसी हिसाब से लेंगे जो हमको पसंद आएगा, जो हमारी देश की अखंडता को सुनिश्चित करने वाला होगा, हमारी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला होगा, हम वही डिसीजन लेंगे, ठीक है। और हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ना ही हम कोई गुटबाजी करने जा रहे हैं वहां पे, ना कोई ग्रुपिज्म करेंगे, ठीक है। हम अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, हमें जो सही लगता है वो करेंगे। और भारत किसी भी, चाहे राष्ट्रसंघ का सदस्य हो, राष्ट्रसंघ वगैरह का भी सदस्य, कॉमनवेल्थ नेशंस का सदस्य है, तो उससे कतई ये नहीं होगा कि भारत की संप्रभुता को कोई खतरा है, ठीक है। जैसे कनाडा वगैरह वाले देश हैं जो इस तरह के कॉमनवेल्थ नेशन हैं, वो वहाँ पर पहले महारानी का शासन हुआ करता था, ब्रिटिश शासन था, तो आज भी उसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है और किसी दूसरे देश का कोई दबाव भारत पर नहीं है, ठीक है, कोई दबाव नहीं है। ना भारत किसी देश पर निर्भर है, ना ही भारत के ऊपर किसी अन्य शक्ति का शासन है, ठीक है। अगर किसी अन्य देश का शक्ति का शासन होता तो डोमिनियन स्टेटस आता, ऐसा भी नहीं है। भारत अपनी देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। देखिए पॉइंट्स में अगर हम देख लेते हैं इसको, पॉइंट्स में अगर हम देखें, किसी दूसरे देश का दबाव नहीं, किसी दूसरे देश का दबाव नहीं, निर्णय की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता है, ठीक है। और पूरा एकाधिकार है निर्णय लेने का, ठीक है। अन्य देश पर निर्भर नहीं है, अन्य देश पर निर्भर नहीं, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है भारत, किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है या अपनी सीमा को देना चाहे तो वो दे भी सकता है अपने क्षेत्र को। जैसे कि अभी हमने बांग्लादेश को अपना कुछ क्षेत्र दिया था, हमने कुछ क्षेत्रों को उसके लिए संविधान संशोधन भी किया गया था, ठीक है। तो हम भी पूरे क्षेत्र तरह से विदेशी क्षेत्र को ग्रहण करने के लिए, अपना क्षेत्र देने के लिए
पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये फीचर हो जाते हैं संप्रभुता के। यही बातें हमारे इस पेज में लिखी हुई है। प्रभु सत्ता या संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है, इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाई अगर आप डिपेंडेंट हो गए किसी के ऊपर, तो आप कैसे राज्य की कल्पना कर सकते हैं कि वो अपने लोगों का कल्याण करेगा। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट पावर होना बहुत ही आवश्यक है, इंडिपेंडेंट पावर ऑफ यू होना बहुत आवश्यक है। और राज्य के अंगों में सरकार और संप्रभुता राज्य का आध्यात्मिक आधार माना जाता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जा सकता है। आत्मा कैसे? भाई अगर आप किसी के डिपेंडेंट हो, किसी के अंडर में कार्य कर रहे हो, तो आप स्वतंत्र नहीं रह सकते हो। अब जब आप स्वतंत्र नहीं हो तो आप खुल के कोई निर्णय नहीं ले सकते हो। ठीक है, और आप किसी न किसी चाहे आंतरिक या बाह्य दबाव में हमेशा रहोगे। इसीलिए राज्य अपने इसी लक्षण कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। ठीक, आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये हमारा संप्रभुता के बारे में हो गया। और ये जो संप्रभुता है हमारा, सॉवर्निटी जो है हमारा, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया है इस तरीके से। और सॉवरेनिटी का हमारा बाह्य क्षेत्र में संप्रभुता का विचार का अर्थ है राज्य का किसी विदेशी अधिपत्य या नियंत्रण से मुक्त होना। अधीनस्थ जातियों को राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें किसी परम अन्य राज्य की इच्छा के अनुसार रहना होगा एवं कार्य करना पड़ता है। इवन डोमिनियन स्टेटस में भी ऐसा ही होता है। परंतु यदि राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते का पालन करते हुए अपने कार्य की स्वतंत्रता पर सीमाओं को स्वीकार करे, तो उसे नहीं माना जाना चाहिए। मतलब हमने जैसे भी कहा ना कि भारत अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, यूएन को हो गया, G20 हो गया, कोई भी, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम अपनी संप्रभुता को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। हम तभी भी संप्रभु हैं क्योंकि वो हमारा डिसीजन है कि हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं। कोई और हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है कि हम उसको ज्वाइन करें। जैसे परमाणु संधि पर हस्ताक्षर के लिए हमारे ऊपर कितना दबाव डाला गया, लेकिन हमने आज तक हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यह भी हमारी संप्रभुता को ही दर्शाता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और दूसरे शब्द को देखते हैं। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सेकुलरिज्म। आप अक्सर सुनते हैं इस वर्ड को, और हमारे मीडिया हाउस बहुत ही इस पर विवाद उत्पन्न करते हैं। उन्हें मतलब पता हो या ना पता हो, लेकिन बातें जरूर करते हैं। वो जरूर करते हैं। और कितना इस चीज़ को समझते हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप जरूर समझ जाएंगे और आप जान जाएंगे आखिर हमारा देश कितना सेकुलर है और क्या हमारे देश की खासियत है। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, मतलब पंथ निरपेक्षता की। ठीक है, देखिए इसमें हम कई बातों को देखेंगे, इसमें देखेंगे। जैसे कि हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या होता है पंथ निरपेक्षता, आखिर क्या है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपने टॉपिक पे क्या है, देखेंगे। और उसके बाद में इसके प्रतिमान क्या हैं, इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर जैसे हाल ही का एक मुद्दा हमारा था राम मंदिर मुद्दा। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री भूमि पूजन को वहाँ पे गए थे तो काफ़ी इस तरह से विवाद देखने को मिला था कि क्या ये संविधान सेकुलरिज्म को खतरा उत्पन्न हो रहा है, इस तरीके की बातें देखने को मिली थी। तो हम इसको भी देखेंगे, जो हमारे मुद्दा करंट है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नागरिकता संशोधन कानून की बात की गई है, CA की बात हुई है, उसको भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। और कई अन्य मैटर हैं जैसे 3 तलाक, सबरीमाला केस, ये सारे केस भी हमारे हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा हम टच करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ये इन्हीं सबसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हम थोड़ा सा क्या हमारा सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से बातें होती हैं। ठीक, अगर हम जैसे बात करते हैं सेकुलरिज्म की, तो इसको पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, हिंदी में। और कई बार बोलचाल की भाषा में इसको धर्मनिरपेक्ष भी कहा दिया जाता है, धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, या बोलचाल में हम प्रयोग में ला लेते हैं, संविधान में नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, बहुत अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए
कि धर्मनिरपेक्षता का ना एक्चुअल में धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर लोग धर्म की बातें करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन इसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। धर्म से कोई कनेक्शन नहीं होता है, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। और अगर हम बात करें कि पंथ निरपेक्षता क्या है एक्चुअल में, पंथ निरपेक्षता आखिर है क्या चीज, ठीक है। तो इसका संबंध अगर हम सेंटर में हम रखें पंथ निरपेक्षता को, अगर हम सेंटर में पंथ निरपेक्षता को रखते हैं, अगर हम सेंटर में पंथ निरपेक्षता को रखते हैं तो इसका संबंध जो होता है वो होता है तार्किकता से। इसका संबंध तार्किकता से होता है, इसका संबंध विवेकशीलता से होता है, इसका संबंध विवेकशीलता से होता है, ठीक है। और इसका लक्ष्य जीवन को सरल बनाने से है, इसका लक्ष्य जीवन को सरल बनाने से है, ठीक है। और इसका संबंध भौतिकता से भी है, इसका संबंध भौतिकता से भी है, और आध्यात्मिकता से या धर्म से अगर हम कहें तो इसका संबंध धर्म से इसका कोई संबंध नहीं, धर्म से संबंध नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को अगर हम मिला लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता क्या है। तो पंथ निरपेक्षता एक ऐसा जीवन दर्शन है, पंथ निरपेक्षता क्या है, एक ऐसा जीवन दर्शन है जो बेहतर भौतिक जीवन जीने के लिए, जो बेहतर भौतिक जीवन जीने के लिए तार्किकता, भौतिक जीवन जीने के लिए तार्किकता व वैज्ञानिकता, तार्किकता, वैज्ञानिकता या विज्ञानवाद पर आधारित है, जिसका लक्ष्य जीवन को सरल बनाना है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता एक ऐसा जीवन दर्शन है, एक ऐसा जीवन दर्शन है, एक ऐसा जीवन दर्शन है जो बेहतर भौतिक जीवन के लिए, जो बेहतर भौतिक जीवन के लिए, जो बेहतर भौतिक जीवन के लिए तार्किकता, तार्किकता और विज्ञानवाद, और विज्ञानवाद पर आधारित है, जिसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य जीवन को सरल बनाना है, जीवन को सरल बनाना है। अब आप बताइए, आपने कभी भी पंथ निरपेक्षता को इस तरीके से देखा था? हमेशा कहा जाता है धर्म से जोड़कर देख दिया जाता है, धर्म से जुड़ी हुई बातें कर दी जाती हैं, तो इस तरीके से होता है। लेकिन एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है पंथ निरपेक्षता का, उसका धर्म में कोई रोल ही नहीं है। तो बात की जाए अगर यहीं पर, अगर धर्म से रोल नहीं है तो क्या भारत का, जहां तक धर्म का प्रश्न है अगर बात की जाए, तो क्या भारत किस प्रकार का धर्म है? भारत में धर्म किस प्रकार का है? क्या भारत धर्म के मामले में निष्क्रिय है? क्या भारत धर्म के मामले में निष्क्रिय है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत धर्म के मामले में बहुत ही सक्रिय है, भारत धर्म के मामले में बहुत ही सक्रिय राज्य है, किंतु इसकी सक्रियता जो है सभी धर्मों के लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। सक्रियता सभी धर्मों के लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। तो अगर क्वेश्चन कहा जाए कि भारत क्या सभी धर्मों, भारत धर्म के रूप में निष्क्रिय है, तो भारत सभी धर्मों के लिए सक्रिय है। भारत की सक्रियता सभी धर्मों के लिए है, चाहे हज यात्रा हो, चाहे वह अमरनाथ यात्रा हो, चाहे हज यात्रा हो, चाहे वह अमरनाथ यात्रा हो, ठीक है। और यहीं पर आप कह सकते हैं चाहे वह राम मंदिर का भूमि पूजन हो, चाहे वह राम मंदिर का भूमि पूजन हो, वहां पर जाना कोई बुराई नहीं, क्योंकि भारत सभी धर्मों के लिए सक्रिय है। अगर एक धर्म के लिए है तो सभी धर्मों के लिए है। और अगर जैसे धर्म की अगर हम बात करते हैं, अगर हम धर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे वर्ड होता है रिलीजन, इंग्लिश में वर्ड होता है रिलीजन, और भारतीय अवधारणा क्या है? धर्म की है, ठीक है, भारतीय अवधारणा एक धर्म की है। तो जो पाश्चात्य अवधारणा है, रिलीजन जो है, यह एक फिक्स होता है, यह
फिक्स होता है, यह परिवर्तनशील तो नहीं, यह परिवर्तनशील नहीं होता है। जबकि भारत की जो धर्म की अवधारणा है वह आंतरिक अनुभूति का विषय है, वह आंतरिक अनुभूति का विषय है। देखिए अभी हाल में फ्रांस का काफी विवाद चल रहा है और यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि फ्रांस क्या सीख सकता है भारत के संविधान से, तो भारत के संविधान से यही पंथ निरपेक्षता ही सीख सकता है। अगर आप फ्रांस का संविधान देखेंगे तो भारत के फ्रांस के संविधान में काफी अलग है भारत के संविधान से। देखिए यहीं पर जैसे हम बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांस में क्या है कि राज्य सभी धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य सभी धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, राज्य सभी धर्मों में हस्तक्षेप कर सकता है और राज्य के दायरे में ही रहकर धर्म का प्रयोग करना है। धर्म को जो मानना है वह राज्य के दायरे में रहकर ही करना है, जैसे स्कूलों में बुर्का न पहनना, पगड़ी, धार्मिक चिन्ह का प्रयोग न करना, इस तरीके से। ठीक है, और पाश्चात्य जो सभ्यता होती है उसमें यह माना जाता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। देखिए धर्म को आप तीन मॉडल में, एक पाश्चात्य मॉडल कह सकते हैं, एक फ्रांस का मॉडल कह सकते हैं, एक भारतीय मॉडल कह सकते हैं, एक भारतीय मॉडल कह सकते हैं। पाश्चात्य में क्या हो गया कि धर्म और राज्य बिल्कुल अलग अलग हैं, धर्म और राज्य बिल्कुल अलग अलग है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तथा शासन के कार्यों में धर्म का उपयोग नहीं किया जाएगा। फ्रांस में क्या है, सभी धर्मों को सरकार के राज्य के अनुसार ही चलना होगा, राज्य के अनुसार ही चलना होगा। और वहीं पर ठीक है, भारत के संविधान की अगर हम बात करते हैं, भारत की धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, तो भारत की पंथ निरपेक्षता में सभी धर्म सक्रिय हैं, भारत पंथ निरपेक्ष रूप में सक्रिय है और सभी धर्मों के लिए वो सक्रिय है। राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, अलग है, बट ऐसा नहीं है कि भारत पूरी तरह से धर्म के मामले में निष्क्रिय हो गया और भारत पूरी तरह से सक्रिय है। तो फ्रांस का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही क्वेश्चन था कि फ्रांस क्या सीख सकता है भारत के संविधान से, तो भारत के संविधान से फ्रांस यही पंथ निरपेक्षता ही सीख सकता है, जो आज के समय में भी बहुत वैलिड है। वहां पे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो इसी से दूर हो सकती हैं। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता एक जटिल तथा गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को तथा संबंधित मामलों को जानबूझकर दूर रखा जाता है तथा तटस्थ रखा जाता है। मतलब स्टेट और रिलीजन अलग अलग हैं, जो हमने अभी बात की थी। ठीक है, राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। भारत में इसका प्रयोग आजादी के बाद अनेक संदर्भों में देखा गया है। ठीक है, तथा समय समय पर इसकी अलग अलग व्याख्या की गई है। देखिए जैसे हमने रिलीजन और धर्म की बात की ना, तो रिलीजन क्या होता है, फिक्स होता है, बट भारत का जो धर्म की अवधारणा है वह आंतरिक अनुभूति का विषय है और इसमें लचीलापन है। देखिए यहाँ पर एक ही संप्रदाय में आप हिंदू धर्म में ही देख लीजिए, अलग अलग पंथ हो जाते हैं, शैव पंथ हो गया, वैष्णव पंथ हो गया, कई तरीके की विचारधारा हो जाती है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। तो भारत की जो अवधारणा है उसमें लोगों की आंतरिक अनुभूति है। भारत का जो धर्म है विश्व के रिलीजन के कंपेयर करें तो उसमें कहीं आगे है। ठीक है, भारत में धर्म एक आंतरिक अनुभूति का विषय है जो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, लेकिन विश्व में अगर रिलीजन की हम बात करते हैं, पाश्चात्य की बात करते हैं, तो वो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम जैसे बात करते हैं, अभी हमने जो राम मंदिर का मुद्दा जो हमने देखा था, ठीक है, अभी जैसे राम मंदिर का हमने जब मुद्दा देखा तो क्वेश्चन उठे थे क्या कि आखिर प्रधानमंत्री को वहां पर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था भूमि पूजन के लिए। ठीक है, तो अगर रिलीजन की हम बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं, रिलीजन या धर्म की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यह आस्था का संबंध है, यह आस्था का विषय है, यह आस्था का विषय है और व्यक्तिवाद से इसका संबंध है, व्यक्तिवाद से इसका संबंध है। और आप जानते हैं भारत में आर्टिकल 25 के द्वारा और आर्टिकल 21 के द्वारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता है। तो यह धार्मिक आचरण और विचार की स्वतंत्रता है, धार्मिक आचरण व
विचार की स्वतंत्रता है। तो जो प्रधानमंत्री जब वहां पे जाते हैं, पीएम जब वहां पे गए, तो इसको दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो हो सकता है कि वो इंडिविजुअल के रूप में गए हों, एक क्वेश्चन उठता है कि वो इंडिविजुअल रूप में गए हों, और दूसरा हो सकता है कि सरकार के मुखिया के रूप में गए हों। ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि वो किस रूप में गए हैं, सरकार के मुखिया के रूप में, हेड के रूप में, या इंडिविजुअल के रूप में। अगर व्यक्ति के रूप में, इंडिविजुअल के रूप में गए तो इसकी पूरी स्वतंत्रता है, इसकी पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि मंदिर निर्माण जो किया जा रहा है वो एक ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और ट्रस्ट ने इंडिविजुअली उनको इनवाइट किया, तो इसके जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर एक सरकार के रूप में होता तो इसमें बुराई थी, बट यहां पर चूंकि इंडिविजुअल जैसा था, इसलिए भारत के संविधान के अनुसार में, पंथ निरपेक्षता के अनुसार में कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता है। और दूसरी चीज क्या होती है, और ये आज का नहीं है, अगर हम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, तो उस समय भी जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनसे भी उनका विवाद हुआ था, क्योंकि वो सोमनाथ मंदिर गए, काशी विश्वनाथ मंदिर, वहां पर उन्होंने पुजारी के पैर वगैरह धोए थे। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा प्रधानमंत्री जो हमारे थे उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने यही तर्क दिया, उन्होंने यही तर्क दिया कि भाई मुझे आर्टिकल 21 के द्वारा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है, और मुझे साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मुझे भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मुझे भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मुझे भी संविधान अधिकार देता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो पंथ निरपेक्षता एक बहुत ही व्यापक चीजें हैं। ठीक है, बहुत ही व्यापक चीजें हैं। और इसी आधार पर सबरीमाला केस वगैरह की अगर हम बात करें, तो सबरीमाला केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक बार आया और उसके बाद में पुनर्विचार हो रहा है, उन सभी इसी आधार पर है कि धर्म का, हमने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हमने जो धर्म की बात की है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, धार्मिक आचरण की बात की, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे तक में है, और हमारी जो प्रस्तावना में जो हमारे पंथ निरपेक्षता है, उनमें कितनी जुड़ाव वाली बातें हैं, उनकी व्याख्या करना ही सुप्रीम कोर्ट का कार्य इस समय है। और यह कठिन व्याख्या करना काफ़ी कठिन है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की, बट फर्दर उसमें एक अलग बेंच बैठाई गई है, तो उसका डिसीजन हम इसी बात पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्षता सक्रिय है। ठीक है, भारत में एक सक्रिय है। और अगर वहीं पे हम इसको जो फ्रांस के रूप में, हम फ्रांस के से अगर हम जोड़ कर देखें, तो फ्रांस और या विश्व में ऑस्ट्रेलिया को भी हमने देखा था। जब भी ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी अभी रोड पर कुछ लोगों ने एक समुदाय का मतलब, तो उसके लिए वहां पर भी थोड़ा काफी विवाद उत्पन्न हुआ था, काफी विवाद उत्पन्न हुआ। फिर बीच बचाव बाद में फिर थोड़ा सा मैटर को शांत किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर फ्रांस हो गया, इनकी अगर सक्रियता की हम बात करें, तो इनकी सोच पंथ निरपेक्षता के लिए संकुचित है। इनकी सोच संकुचित है, और यह काफी, इनकी सोच काफी संकुचित है, और ये काफी कुछ भारत से सीख सकते हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक में आप देख लीजिए, इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली थ्रू द पाथ ऑफ रिलेशन, देयर गोल्स मे बी डिफरेंट, इट encourages moral and spiritual values, it develops freedom from dogmatic ideas, it does not mean negation in religion but accepts that all religion have equal value, it implies that no religion is superior or inferior to other religion, mutual coexistence of all religion without any hatred on the basis of against anyone, it implies freedom of worship, it encourages rational thinking and understanding। ठीक है, तो इस तरीके से ये भारत में जो है धर्म के रूप में सक्रिय हो गया, और भारत किसी इंडिविजुअल धर्म वगैरह के बारे में नहीं है, भरे सभी धर्मों के लिए सक्रिय है, सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है। इसमें यही बात है, रिलीजन्स इक्वली थ्रू देयर पाथ। ठीक है, और जहां तक पंथ निरपेक्षता की बात हो जाती है, तो पंथ निरपेक्षता एक ऐसा जीवन दर्शन है जो बेहतर भौतिक जीवन जीने के लिए तार्किकता व विज्ञानवाद पर आधारित है, और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जीवन को सरल बनाना है। ठीक, और स्टेट और रिलीजन की जब हम बात करते हैं, तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। इंडियन स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन्स ऑन इक्वल फुटिंग, इंडियन स्टेट नाइदर इंटरफेस और नॉट प्रमोट्स एनी रिलीजन, किसी धर्म को ना प्रमोट करेगी ना किसी धर्म को पीछे करेगी। ठीक है, इट परमिट्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स, और इसको अगर हम बात करें तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं,
फंडामेंटल राइट्स में इसको बहुत ही डिटेल वे में दिया गया, वहां पर भी हम इन सब भी बातों को बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या स्वतंत्रताएं धार्मिक रूप में हमारे नागरिकों को दी गई हैं। ठीक है, और वही चीजें यहां पर देखिए, रिलीजन अलग जा रहा है, स्टेट अलग जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस, साथ ही साथ हम बात करेंगे समाजवादी राज्य की। साथ ही साथ हम समाजवादी राज्य की बात करेंगे। समाजवाद क्या है, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि समाजवाद क्या होता है। ठीक है, तो समाजवाद की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे सिंपल वे में हम कह सकते हैं जो कि जब उत्पादन प्रोडक्शन और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण दोनों ही कारकों पर राज्य या समाज का नियंत्रण हो जाए तो समाजवाद कहलाता है। किसका नियंत्रण हो जाए, राज्य या समाज का नियंत्रण हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। ठीक है, और तो मूल संविधान में समाजवाद नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। ठीक है, 1976 में इसको 42nd अमेंडमेंट में इसको लाया गया। अगर हम भारतीय संविधान में बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP में इसको देखने को हमें मिलता है। ठीक है, जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की बातें की गई हैं, समानता की बात की गई है, साथ ही साथ नियोजन में भी बातें की गई हैं। जैसे समवर्ती सूची में संघ व राज्य दोनों में नियोजन की बातें की गई हैं और दोनों में ही समाजवाद की बातें की गई हैं। और समाजवाद की अगर हम विश्व में बात करते हैं, अगर हम विश्व स्तर पर बात करते हैं समाजवाद की, तो समाजवाद में दो कॉन्सेप्ट एक हमारे USSR का जो कॉन्सेप्ट है, एक USSR का कॉन्सेप्ट है और एक इंडिया का कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम USSR की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो USSR में निजी संपत्ति को प्रोत्साहन नहीं है, निजी संपत्ति को कोई प्रोत्साहन नहीं है और यहाँ पर अर्थव्यवस्था में राज्य का ही प्रभाव ज़्यादा है, राज्य प्रभाव ज़्यादा। ठीक है, राज्य प्रभाव ज़्यादा है और यहाँ पर लिबर्टी कम है, यहाँ पर लिबर्टी कम है क्योंकि राज्य अति सक्रिय है। जबकि भारत की बात करें तो समाजवाद यहाँ पर अकेला नहीं है, यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद की बात होती है। भारत में क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात है। ठीक है, समाजवाद के साथ यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद है। मतलब लोकतांत्रिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यक्तिवाद को भी दर्शाया जाता है, व्यक्तिवाद को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, और समाजवाद के साथ में समाज का हित भी दर्शाया जाता है, समाज का हित, जहां पर व्यक्ति का भी हित हो रहा है और समाज का भी हित हो रहा है। मतलब 100% राज्य का नियंत्रण नहीं है, यहां पर प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक दोनों है, प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक दोनों है, दोनों का निजी हित भी है और पब्लिक हित भी है। आप इसको प्रेजेंट टाइम में जोड़ सकते हैं ना, जैसे कि गवर्नमेंट के अगर किसी चीज़ को प्रमोट करती है तो कई पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कहा जाता है कि निजी हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में देश को बेचा जा रहा है। बट हमारा संविधान ऐसा मना ही नहीं करता है, हमारे संविधान के अनुसार में सभी के हित की बात की जाती है, हर किसी को आगे बढ़ने का हक है, चाहे वो निजी हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वह सरकारी हो या सामाजिक हो। ठीक है, हर किसी का, सरकार PSU वगैरह के माध्यम से, PSU आदि के माध्यम से प्रमोट करेगी लोगों के हित को, निजी कंपनियां अपनी तरफ से आगे बढ़ सकती हैं, तो हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर राज्यवादी चरित्र देखने को नहीं मिलता है, उदारवादी चरित्र देखने को मिलता है, उदारवादी चरित्र हमको देखने को मिलता है, ना कि राज्यवादी। ठीक है, और वहीं पे जैसे अगर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद की, थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद की, अगर हम डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, साथ ही साथ सह समूहवाद को भी बढ़ावा देता है, सह समूहवाद को भी बढ़ावा देता है।
और इस तरीके से ये समाजवाद, भारत के जो समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्तिवाद और ससमूहवाद दोनों को है, ठीक है। और राज्य क्या होता है? व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देता है। राज्य व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देता है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है तो इसको, वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और राज्य व्यक्ति कर, हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्य कुछ शर्तें नहीं लगाता है, राज्य कुछ शर्तें लगाता है, पूर्व शर्तें भी व्यक्ति पर लगाता है। ठीक है, ठीक है, कुछ पूरी शर्तें भी लगाता है, जैसा कि सामाजिक हित के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कुछ कानून बनाए जाते हैं, जैसे कंपनीज जो होती हैं, निजी कंपनीज हो चाहे सरकारी कंपनीज हो चाहे कोई भी हो, पीएसयू वगैरह हो, उनको सीएसआर वगैरह जो हमारे होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनमें कुछ अंशदान करना होता है, उनमें हित जो लाभ होते हैं उसके लिए कुछ कानून वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ कानून बनाए जाते हैं। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पे पूंजीपति वर्ग और सरकारी वर्ग दोनों का आपस में बराबर वो है। और यहीं पे एक मुद्दा भी आता है अक्सर कि समय के साथ में अगर हम बात करें तो जो यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट था समाजवाद का, वह घटता जा रहा है। ठीक है, वह घटता जा रहा है। तो इसका कारण यह है कि जब से हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब से ये हुए हैं, तब से लोगों का जो रोल है, जो लोगों की सोच है, वह प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ रही है। और ट्रिपल पी मॉडल में विश्वास ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी संसाधनों का अभाव होता है, संसाधन का अभाव होता है, तकनीक का भी दिक्कत है। ज़्यादातर विकासशील देशों में तकनीक की भी समस्या आती है। देखिए, अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं यहीं पे, तो यूएसएसआर का जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न क्या है कि एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद में जो लोगों की सोच है वह लोकतांत्रिक समाजवाद या पूंजीवाद की तरफ बढ़ती जा रही है, पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है। उसका रीज़न ये है कि एक तो यूएसएसआर का जब से विघटन हुआ तो लोगों का समाजवाद पर से विश्वास थोड़ा सा कम हुआ। साथ ही साथ क्यूबा जैसे देश भी एक तरह से नीचे जाने लगे, और चाइना ने भी एक तरह से अपना संविधान में थोड़ा संशोधन किया, और उन्होंने भी एक तरह से पूंजीपति वर्ग को आगे करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अपने संविधान में चेंज करके, चीन ने बाजार आधारित समाजवादी व्यवस्था को अपना लिया, चीन ने भी बाजार आधारित समाजवादी व्यवस्था को अपना लिया। और अगर हम जो हमारे विकासशील देश हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर तकनीक और संसाधनों का अभाव होता है, तकनीक और संसाधनों का अभाव है। ठीक है, और इन चुनौतियों का रास्ता, इन चुनौतियों से निपटने का रास्ता बाजार है, और बाजार तक पहुँचने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स की आवश्यकता पड़ती है। हम प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में, तो प्राइवेट पार्टीज़ या प्राइवेट प्लेयर, जो भी आप कहना चाहें, उनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी ज़रूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ दो समितियाँ भी बनाई गई थी। एक दीपक पारिख समिति बनाई गई थी, दीपक पारिख समिति, जो 2006 में आई थी, 2006 में। और एक राकेश मोहन समिति बनाई गई थी, राकेश मोहन समिति। ठीक है, ये 1995 में आई थी, और दोनों ही कांग्रेस के टाइम में आई थी। इन दोनों ने भी ट्रिपल पी मॉडल पे ही प्रमोट करने का बात किया था कि हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आगे बढ़ना होगा। और जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक जो सब्जेक्ट है मेंस का, उसको अगर जब हम देखेंगे तो वहाँ पे भी हम इसके बारे में बहुत विस्तार से देखेंगे। तो तब से प्रयास अभी भी ये किया जाता है कि पूरा विश्व एक तरह से ट्रिपल पी मॉडल पर ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और भारत में भी उसी तरीके से अपनाया जा रहा है। जैसे कि हमारे कई एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, उनका संचालन वगैरह दे दिया जाता है। एयरपोर्ट्स वगैरह, चाहे हमारा दिल्ली एयरपोर्ट देखिए कितना डेवलप हो चुका है, और कई सारे अन्य एयरपोर्ट होते हैं, उनका संचालन प्राइवेट पार्टीज़ को दिया जाता है। हाईवेज़ के निर्माण में भी प्राइवेट पार्टीज़ को इंक्लूड किया जाता है। देखिए, तो इसी तरीके से हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों को बराबर का मौका मिल सके, और यही हमारे समाजवाद का मेन एम भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका उद्देश्य क्या है? गरीबी को दूर करना,
लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि गरीबी को दूर करना उद्देश्य है, ठीक है। अवसर की समानता उत्पन्न कराना है, अवसर की समानता को उत्पन्न कराना है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि सभी को बराबर अवसर मिल सके। और अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, समाजवादी शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका तात्पर्य सामाजिक और आर्थिक समानता है। समाजवाद शब्द से संविधान का अर्थ है कि समाजवाद की उपलब्धि लोकतांत्रिक माध्यमों यानी सोशल लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से होती है। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक समानता का मतलब केवल जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव का अभाव है, ठीक है। भारत एक समाजवादी राज्य है। सामाजिक समानता सभी को समान दर्जा और अवसर प्राप्त है। आर्थिक समानता का अर्थ है कि सरकार धन के वितरण को अधिक समान बनाने और सभी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयास करेगी। यह प्रभावी रूप से कल्याणकारी राज्य के गठन के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देता है। भारत के एक सामाजिक और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है और सरकार के इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई कानून बनाए हैं। तो ये सारी बातें हमने देख ली। अब हम बात करने जा रहे हैं रिपब्लिक की। अब हम बात करने जा रहे हैं रिपब्लिक की। और रिपब्लिक की अगर हम बात करें इसके मीनिंग में, तो जैसे द हेड ऑफ स्टेट इज नॉट अ मोनार्क। मेन तो इसका यही फीचर हो जाता है कि जो राज्य का हेड होता है वह चुना जाता है, ना कि मोनार्क कोई राजशाही से होता है। और जनरली हमारे यहाँ भी जैसे देखिए, द हेड ऑफ स्टेट इज यूजली अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। गणतंत्र का अर्थ एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वोच्च सत्ता लोगों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है और जिसके पास एक सम्राट के बजाय एक निर्वाचित या नामित राष्ट्रपति होता है, ठीक। आइए हम अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। गणतंत्र की अगर हम जैसे बात करते हैं, हमने अभी देखा गणतंत्र या रिपब्लिक की अगर हम बात करते हैं तो राज्याध्यक्ष का निर्वाचन होगा। पहली चीज क्या है, राज्याध्यक्ष का निर्वाचन होगा, ठीक है। और निर्वाचन लोकतंत्र का ही एक तत्व है, इसको हम जानते ही हैं, ठीक है। जब हमारा सभा समिति हुआ करती थी वैदिक काल में, तब से ये चीज़ें चली आ रही हैं। और लोकतंत्र का एक पूर्व शर्त क्या हो जाता है, लोकतंत्र का एक पूर्व शर्त हो जाता है गणतंत्र। गणतंत्र लोकतंत्र का एक पूर्व शर्त हो जाता है, ठीक है। और राज्याध्यक्ष जो होगा किसी पर्टिकुलर वंश, जाति, राजवंश या प्रजाति से नहीं होगा, बल्कि उसका निर्वाचन होगा, ठीक है। और इसके 3 सिस्टम बताए गए हैं। अगर हम बात करें शासन के 3 सिस्टम बताए गए। एक हमारा जानते हैं हम निरंकुशशाही होता है, एक हमारा निरंकुशशाही होता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है राजशाही, दूसरा हमारा होता है राजशाही। और तीसरा हमारा होता है लोकशाही या गणराज्य, लोकशाही या गणराज्य, ठीक है। निरंकुशशाही को सबसे खराब माना जा सकता है, इसको डार्क बिल्कुल कहा जा सकता है, डार्कनेस, ठीक है, सबसे खराब होता है क्योंकि यहां पर पूरी तरह से निरंकुश शासन हो जाता है। और राजशाही की बात करें, डार्क है बट निरंकुश से बेटर है क्योंकि यहां पर एक तरह से राजशाही होता है, थोड़ा सा धुंधला प्रकाश दिखाई देने लगता है। बल्कि रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं तो इसको आप लाइट मान सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से प्रकाश होता है। तो निरंकुश से लेकर राजशाही से होते हुए इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और रिपब्लिक का, गणतंत्र का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वो होता है लिबर्टी, ठीक है। एक गणतंत्र होने के लिए, गणतंत्र किसी राष्ट्र के होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, प्रथम प्राथमिकता है, क्योंकि इसके द्वारा ही व्यक्ति को एक सुरक्षा मिलती है, व्यक्ति को एक स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्र चुनाव के प्रक्रिया के द्वारा अपने राज्याध्यक्ष को चुनने की, ठीक है। इससे उसको तो मूल अधिकार मिलता है, मूल अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है, नागरिक अधिकार मिलते हैं, नागरिक अधिकार मिलते हैं, मतदान की स्वतंत्रता मिलती है और भेदभावहीन समता मिलती है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर किसी के लिए है अगर गणतंत्र के लिए, तो वो लिबर्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे फीचर हमारे गणतंत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हमारा। फिर हमने क्या क्या चीज़ें इसमें देख ली। मेन क्या हुआ हमारा, एक तो जो राज्याध्यक्ष होगा, राज्याध्यक्ष वो निर्वाचित होता है, निर्वाचित होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, लोगों के लिए लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक है, लिबर्टी होती है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के उद्देश्य की। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के उद्देश्य की, जिसकी अभी हमने बात की थी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, एकता और अखंडता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी अब बातें करते हैं और देखते हैं कि इनके क्या क्या फीचर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच क्रांति से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया हुआ है, तो इसको हमने फ्रांस की क्रांति से लिया हुआ है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं और बात करेंगे हम इन सब चीज़ों को डिटेल में। सबसे पहले अगर हम बंधुता की बात करते हैं तो हमारे संविधान में कहा गया कि हमारा बंधुता को बढ़ावा देने वाला होगा। प्रस्तावना में भारत के लोगों में बंधुता को बढ़ावा देने पर जोर देती है ताकि वे सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद और जातिवाद से ऊपर, संकीर्ण भावना से ऊपर उठ सके। देखिए, हमारे यहाँ भारत एक बहुत विशाल देश है, वृहद देश है, और यहाँ की संस्कृति में बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, अगर आप हिली एरिया में चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए, आप नॉर्थ में चले जाइए, हमारी संस्कृति में बहुत सारी विविधता है। ठीक है, जहाँ पर भाषाई विविधता भी देखने को मिलती है, क्षेत्रीय विविधता, प्रांत विविधता। तो इस तरीके से जो हमारी इस लोगों की अपनी एक भावनाएं होती हैं, उन सभी से भावना से ऊपर उठकर एक बंधुता की भावना डेवलप हो सके, इस पर हमारे संविधान में जोर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो बंधुता की, जब हम बात करते हैं इस तरीके से, तो बंधुता कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाला होना चाहिए। बंधुता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए। राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाला। ठीक है, और भारत के नागरिकों को नहीं, बल्कि जो विदेशी हैं, नागरिक और विदेशी दोनों के लिए बातें की जाती हैं। व्यक्ति के महत्व पर फोकस होता है और उसकी गरिमा पर बल दिया जाता है। ठीक है, और यह ध्यान रखा जाता है कि राष्ट्रीय एकीकरण के नाम पर कहीं व्यक्ति के अधिकारों का दमन तो नहीं हो रहा है, व्यक्ति के अधिकारों का दमन ना होने पाए, इस पर भी फोकस किया जाता है। ठीक है, और सार्वभौमिक बंधुत्व की बात की जाती है। हम जानते हैं, हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, हम विदेश नीति में भी हम अपने इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक बंधुत्व की बात करते हैं हम। ठीक है, और हम चाहते हैं कि शांति की अवधारणा बनी रहे, शांति की अवधारणा बनी रहे, मानव कल्याण की भावना बनी रहे, और हम इस तरीके से अपने संविधान को आगे ले जाना चाहते थे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को, साथ ही साथ सहिष्णुता की भी भावना हो, साथ ही साथ हाल ही के वर्षों में टॉलरेंस बहुत वर्ड सुनने को मिलता था, तो वही हमारी सहिष्णुता भी बनी रहे। तो इन सभी फीचर्स को आगे ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं हम लिबर्टी की। मीनिंग ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं तो लिबर्टी क्या है, हम पहले इसको देखते हैं। ठीक है, लिबर्टी मीन्स द पावर ऑफ डूइंग व्हाट वी थॉट टू डू। ठीक है, मतलब लिबर्टी क्या है, यह एक व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ विषय है। क्या है, यह व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ विषय है, व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है, और साथ ही साथ यह व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ विषय है, साथ ही साथ यह उदारवाद से भी संबंधित है। यह उदारवाद से भी संबंधित है, जो व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, जो व्यक्ति को क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। और किस बात की स्वतंत्रता देता है, किस बात की स्वतंत्रता देता है, हमें स्वतंत्रता देता है यह विचार की, थॉट की, विचार, थॉट, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, विश्वास, बिलीफ की,
धर्म में विश्वास की फेथ, और उपासना की। तो लिबर्टी में क्या है? लिबर्टी में हमको वो स्वतंत्रता मिलती है, लिबर्टी में हमको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म में विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, और इसका संबंध व्यक्तिवाद से होता है। और लिबर्टी पर अगर हम कहें तो लिबर्टी के विषय में अगर हम बात करें तो अमेरिका की क्रांति 1776 में, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पूरा डिटेल में देखेंगे 17, और फ्रांस की क्रांति सबसे पहले अमेरिका से, और इसका फिर फर्दर प्रभाव पड़ा फ्रांस की क्रांति पर। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा लिबर्टी, अमेरिका में सबसे ज़्यादा बल किसी बात पर दिया जाता है तो लिबर्टी पर दिया जाता है, और वहीं से यह विश्व के अन्य देशों में भी धीरे धीरे फैलता चला गया। और भारत में भी लिबर्टी को बहुत ज़्यादा महत्व, जहाँ पर भी रिपब्लिक है वहाँ पर जोर दिया जाएगा लिबर्टी के ऊपर, वहाँ पर जोर दिया जाएगा लिबर्टी पर। और भारत में संविधान में आर्टिकल 21 में जीवन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया जाता है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो आर्टिकल 19 से लेके 22 हो गया, और 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के द्वारा भी इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो लिबर्टी मीन्स द पावर ऑफ डूइंग व्हाट वी ऑट टू डू, इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एब्रेशन ऑफ डिस्पोटिक गवर्नमेंट ऑफ कंट्रोल, इंटरफियरेंस, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इट इज पावर ऑफ चूजिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग फॉर वन सेल्फ, फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन। इट इज इक्वलिटी, इंडिविजुअल हैव टू कंट्रोल देयर ओन एक्शन। मतलब हमने पांचों पॉइंट देखे, उन्हीं पांचों पॉइंट्स का यह निचोड़ है एक तरीके से। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और लिबर्टी भारत के लोगों को स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है, और विभिन्न प्रकार की लिबर्टीज जो नीचे हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये सारी बातें हमको लिबर्टी में देखने को मिलती हैं। अब हम आगे बात करते हैं जैसे इक्वलिटी की। देखिए, इक्वलिटी में हम क्या करते हैं कि हमारे जाति, धर्म, लिंग, इन सभी से ऊपर उठकर हम सभी को समान अवसर देना चाहते हैं, और हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें आर्टिकल 15 हो चाहे 16 हो, उनके द्वारा हमने ये प्रयास भी किया गया, और कि किसी तरह का भेदभाव ना हो। तो प्रस्तावना में हम समानता के द्वारा संविधान सभी को स्थिति को समानता सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 15 हो गया, जहां पर राज्य, धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहीं पर हम बात करते हैं थोड़ा सा इस जस्टिस की भी, न्याय की भी। अक्सर आप न्याय शब्द हाल के वर्षों में बहुत सुनने को मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग लोगों के द्वारा इस न्याय की बहुत बात की जाती है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। जहां तक जब न्याय की बात करती है तो प्लेटो, जॉन रॉस जैसे लोगों ने इसे काफ़ी पॉपुलर बनाया, इन्होंने इस संकल्पना को बहुत पॉपुलर बनाया। और प्लेटो ने जैसा कहा कि दूसरे के अधिकारों की रक्षा ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार क्या है? दूसरों के अधिकारों की रक्षा ही न्याय है। ठीक है, और प्लेटो ने इसे एक सद्गुण के रूप में बताया है। ठीक है, प्लेटो ने इसे एक सद्गुण, वर्चू के रूप में बनाया, जिसका संबंध समाज से है, ना कि व्यक्ति से। न्याय के लिए कुछ पूर्व शर्तें भी बताई उन्होंने। साथ ही साथ जॉन रॉस ने क्या कहा है? योग्यता के चयन में न्याय को प्राथमिकता देना चाहिए। योग्यता के चयन में न्याय को प्राथमिकता देना चाहिए। इसे ही अमेरिका में इसे सकारात्मक भेदभाव कहते हैं, और भारत में आरक्षण की नीति कहते हैं। जो हमारी आरक्षण की नीति है, जिसको हम अक्सर नाम भी देते हैं कि हम सकारात्मक भेदभाव कर रहे हैं, तो वो यहीं से निकल कर आता है, जहां पर जॉन रॉस की ये संकल्पना है कि योग्यता के चयन में न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं से एक तरह से हमारा आरक्षण की संकल्पना भी निकल के आती है। ठीक, और योग्यता के ऊपर न्याय पर बल देना चाहिए। ये किसका कहना है? जॉन रॉस का। और प्लेटो के अनुसार दूसरों की रक्षा करना ही न्याय है, और न्याय के लिए कुछ पूर्व शर्तें होती हैं, और इसका संबंध व्यक्ति नहीं बल्कि समाज से होता है। ठीक है, और हमारे संविधान में जो 3 तरीके के न्याय की बात की गई प्रस्तावना में, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जैसे यदि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यदि हम
सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो भेदभाव की समाप्ति, भेदभाव की समाप्ति और एक वर्गीय सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, एक वर्गीय सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, और मतलब सभी लोग बराबर रहेंगे, कोई भेदभाव उनमें नहीं रहेगा। उपाधियों का अंत करना, जैसा हमारा आ गया है, उपाधियों का अंत करना, छुआछूत का अंत करना, छुआछूत, उपाधियों का अंत करना, छुआछूत का अंत करना, आधुनिक सामाजिक मूल्यों पर जोर, आधुनिक सामाजिक मूल्यों पर जोर, मानववादी व्यवस्था पर बल, मानववादी व्यवस्था पर बल। ठीक है, इन सभी बातों को सामाजिक न्याय में समाहित करने का प्रयास किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आर्थिक न्याय की, वहीं पर अगर हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, इन सभी को हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के द्वारा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आर्थिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो संसाधनों का समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण और प्राथमिकता आधारित संसाधन दोहन, प्राथमिकता, जैसे इसको हम अगर हम एसडीजी गोल से भी जोड़कर देखना चाहें इकोनॉमिक्स में तो उससे भी हम जोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंट में कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कहें तो प्राथमिकता आधारित संसाधन दोहन। साथ ही साथ सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, जिसमें सामाजिक सुरक्षा से संबंध हो और सामाजिक बीमा हो, तो सामाजिक न्याय जहां संबंध, अगर हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की, वहीं पर हम एक राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, साथ ही साथ मतदान का अधिकार, हितों की रक्षा, हितों की रक्षा, और आरटीआई हाल ही में जो आया हमारा अधिकार जानना, अधिकार जानना, ये सारी बातें हमारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना देखते हैं जो हमारा बचा हुआ है अभी, वो है लोकतंत्र, वह है लोकतंत्र। आइए हम लोकतंत्र के बारे में भी अब देखते हैं। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका प्रारंभ जो है वो 19th सेंचुरी से देखने को मिलता है। ठीक है, 19th सेंचुरी से देखने को मिलता है, और उसके बाद में जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद इसका प्रभाव कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम किसी भी लोकतंत्र के अवयव की बात करते हैं, अगर हम लोकतंत्र के अवयव की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं लोकतंत्र के, तो इसके अवयव में एक तो हमारा उदारवाद आ जाता है, एक तो हमारा उदारवाद आता है। ठीक है, उदारवाद के साथ साथ हमारा संसाधनों का समान वितरण भी आ जाता है, संसाधनों का समान वितरण, और इन सभी का हम डिटेल अभी देख चुके हैं, इसीलिए मैं इसको लास्ट में ले रहा हूं क्योंकि हम इसका ऑलमोस्ट सारा डिटेल देख चुके हैं। किसी विशिष्ट वर्ग का शासन नहीं, ये भी हमने देखा, किसी विशिष्ट वर्ग का शासन नहीं, का शासन नहीं। ठीक है, न्यायपालिका की स्वायत्तता, न्यायपालिका की स्वायत्तता, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, दलीय प्रतिस्पर्धा। देखिए हमारे यहाँ दलीय प्रतिस्पर्धा बहुत उच्च श्रेणी की देखने को मिलती है। आप कोई पार्टी दूसरे का विरोध कर रही है, आप किसी भी पार्टी को मानने वाले हो, कुछ भी मानते हो, लेकिन यह एक दलीय प्रतिस्पर्धा भी है जो हमारे लोकतंत्र को बचाए रखे हुए है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की कुछ समस्याओं के विषय में, लोकतंत्र की कुछ समस्याओं के विषय में, इन सभी डिटेल्स को तो हमने ऑलरेडी देख रखा है सबको। यदि हम उनकी कुछ लोकतंत्र की समस्याओं को अगर हम देखते हैं तो जैसे कई बार लोकतंत्र में कहा जाता है कि यह एक भीड़ तंत्र है,
या भीड़ तंत्र है? क्योंकि यहाँ पर अक्सर क्या होता है, बहुमत की सरकार बनती है, बहुमत की सरकार बनती है, ठीक है। तो बहुमत का शासन होने से क्या होता है, कई बार लोगों का यह आरोप होता है कि जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण है वह नहीं हो सुनिश्चित हो पाता, अल्पसंख्यक कल्याण सुनिश्चित नहीं हो पाता है, ठीक है, सुनिश्चित नहीं होता। और साथ ही साथ अगर हम जैसे हमारे महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी हो गया, प्लेटो हो गए, वह भी इसके विरोधी थे। उनका, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो ग्राम स्वराज चाहते थे ना, उनका इस पे विश्वास नहीं था। वो महात्मा गांधी बॉटम टू टॉप एक चाहते थे, जबकि ऐसा लोकतंत्र में इसमें नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर नीचे ऊपर से डायरेक्शंस नीचे एक तरह से आते हैं सरकार बनने के बाद में। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें करप्शन भी देखने को मिलता है, करप्शन भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें दलीय राजनीति होती है और लोकप्रियता आधारित कार्य भी होते हैं। कई बार वोटों के लिए कार्य होने लगता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है। गैर कार्य कुशलता भी देखने को मिलती है और कई बार डिसीजन मेकिंग में देरी भी होती है, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर कई सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है, कई सारे लेयर्स होते हैं और डिसीजन मेकिंग में फिर डिसीजन मेकिंग में देरी होती है। और जबकि अगर हम नौकर राजशाही वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर डिसीजन हो जाते हैं। तो उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं, ऊपर में राजा है, डायरेक्ट डिसीजन दिया तुरंत हो गया, जबकि यहाँ पे कई सारे लेयर्स होते हैं और उनसे छन छन की चीज़ें आती हैं, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा देरी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप कार्य के कारण तो ये सारी चीज़ें हमको लोकतंत्र में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारी चीज़ें हो गई किसके विषय में, संविधान के विषय में। हमने संविधान के बारे में क्या क्या देखा, शुरू से हमने क्या क्या चीज़ें अपने टॉपिक में आज के कवर की। सबसे पहले हमने देखा संविधान क्या है, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों थी, इसको भी हमने देखा। जरूरत क्यों हमने देखा, प्रस्तावना हमने देखा क्या है और क्यों, इसके की एलिमेंट्स हमने देखे, इनकी कुछ डिटेलिंग हमने देखी। साथ ही साथ हमने क्या देखा, साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से इनका एनालिसिस हमने देखा और इनकी कमियां या मुद्दे जो थे वो भी हमने देखे। कमियां, इन सभी चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल में देखा। अब हम देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चंस देखे थे ना, उनको आप ट्राई करिए और आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करते जाइए। देखिए इसका तो आप आंसर राइट करके आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिंग आउट द फिलॉसफी ऑफ इंडियन पॉलिटी एज इनरिच्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप बहुत ही अच्छे से, अब आप एक एक पॉइंट को बहुत ही साधारण शब्दों में बनाकर 250 वर्ड्स में इसको लिख कर पोस्ट करिए। आपकी मेंस की भी तैयारी होती चल रही है यहीं पर, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लिखिए यहाँ पर। डिस्कस द एडजेक्टिव अटैच टू वर्क रिपब्लिक। रिपब्लिक के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, इसके बारे में भी आप 250 वर्ड या 150 वर्ड में लिखकर पोस्ट करिए, ठीक। आप सब कुछ देख चुके हैं, आपने रनिंग नोट्स भी बनाया होगा, मैं इसका पीडीएफ भी डाल देता हूँ जिससे आप दोबारा भी देख सकें, ठीक। अमेंडमेंट जो हमने की 1976 में, उसकी हमने बात की, उसको भी आप यहाँ पर अब पोस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। ये तो सही है ना, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, ये भी सही है। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ, ये भी सही था। इंडिया इज ओब्लाइज्ड टू ओबे द, ये क्या था, सही था क्या? आप कुछ सोचिए और आंसर कमेंट में दीजिए। विच इज द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल। सोवरिन लिखा है, सोशलिस्ट लिखा है, डेमोक्रेटिक लिखा है, इंडियंस लिखा है क्या? भारत के लोग है शायद। इसको भी एक कमेंट बॉक्स में आप देखिए, आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैज अमेंडेड द प्रीएम्बल, कौन सा है? 42 था शायद, देखिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। Which of the following is correct combination of justice sought to be secured to citizen of India in the preamble to the Constitution of India? Social, religious, political, economic, religious, political, social, educational, economic, social, economical, political। आप बताइए आंसर सही कौन सा है और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अब देखिए आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है, हर एक, इससे ज़्यादा वो एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। Which of the following liberties is sought to be secured to the citizen of India in the preamble? Thought, expression, belief, faith and worship. Thought, expression, belief and faith. Expression, belief, faith and worship. Thought, expression, faith and worship. ठीक है, अब आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं इसका भी। आइए और देखते हैं हम, क्वेश्चन हमारे और भी थे।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस थ्रू 44th अमेंडमेंट इन एक्ट 1976। क्या ये सही आंसर है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सेकुलर, सोशलिस्ट एंड लिबर्टी वेयर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th अमेंडमेंट 1976। इसको भी आप देख के बताइए और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आंसर। आपने पूरा चीज़ देख लिया, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप पूरी तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है। और भी हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देखते हैं। आप ये हमने देख लिया था, ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, डेट आप बताइए कौन सी थी? ये है या ये है? कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा वाला सही है, ए या बी। ठीक, ए या बी कौन सा सही है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। कंसीडर द फॉलोइंग सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेकुलर, चूज द वर्ड इन ऑर्डर दैट दे अपीयर इन द प्रीएम्बल। मैंने आपको बोला था ना कि अभी सीक्वेंस में इनको आप पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आपको सीक्वेंस में इसमें लगाना है कि किस सीक्वेंस में ये है, ठीक है। इसको भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। व्हाट रिप्रेजेंट थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, बताइए कहाँ से आता है, ठीक है। इसको भी आप बता सकते हैं, आप इसको भी आप बहुत ही आराम से बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके, अब देखिए यहां पर हमने मेंस और प्री दोनों के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। अब आपका प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और अब आप जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर रहेगा कि हम किस फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब आप फॉरेन पॉलिसीज पढ़ेंगे भारत की, तब भी आप क्लियर रहेंगे कि हम किस फिलॉसफी को, किस दर्शन को, किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर करिए और इसी तरह से सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। हर एक वीडियो को हम इसी तरह से डिटेल करेंगे, प्री और मेंस दोनों की पूरी तैयारी करेंगे। आपको कहीं भी किसी कोचिंग में अब जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि के ऑनलाइन एजुकेशन आपको हर एक तैयारी का मौका दे रहा है ऑनलाइन, घर बैठे हुए, बिना किसी शुल्क के। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है, जिससे हमारा भी एक मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू।